दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट और काम की खबरें। सभी खबरों को जानने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर नीतीश सरकार को केंद्र से करारा झटका लगा है। सरकार ने साफ किया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से 22 जुलाई को संसद में जवाब दिया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। बिहार में कई दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। अब लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के 26 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मोतिहारी और मधेपुरा में सोमवार सुबह हल्की बारिश हुई। वहीं रक्सौल में काले बादल छाए हैं। इसके अलावा बगहा में भी सोमवार को तेज बारिश हुई। बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में 9 सैलानी फंस गए हैं। हालांकि SSB ने सभी का सफल रेस्क्यू कर लिया है। बिहार में लगातार हो रहे पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने सख्त कानून तैयार किया है। सरकार की ओर से बिहार लोक शिक्षा विधेयक 2024 तैयार किया गया है। इस विधेयक को मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से नए कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। नए बिल में पेपर लीक में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं को 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। ये नियम सरकार राज्य की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होगी। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो गया। रुपौली विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे शंकर सिंह ने शपथ ग्रहण किया। निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने सदन में पांव छूकर नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। कल राज्य की तरफ से वित्त विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए 45,512 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल की कार्रवाई में उपस्थित नहीं हुए थे। भागलपुर में सावन की पहली सोमवारी पर बड़ा हादसा हुआ। रात 1 बजे जल भरने गंगा घाट पर आए 11 दोस्त डूब गए। स्थानीय ने सभी को बचाने की कोशिश की। इसमें गोताखोरों की मदद से सभी लड़कों को गंगा से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक 4 दोस्त की मौत हो चुकी थी। वही 7 लड़कों को बचा लिया गया है। बिहार पुलिस मध्य निदेशक SI भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर 64 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है। कुल 64 पदों पर भर्ती निकली थी। अवर निरीक्षक मध्य निदेशक के 63 और निगरानी विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के 1 पद पर अभ्यर्थी को सफल घोषित किया गया है। इसमें से 23 पदों पर महिला अभ्यर्थी ने बाजी मारी। भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक परीक्षा 28 जनवरी 2024 को आयोजित की गई थी। इसमें 69,247 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसके बाद 23 जून को मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। वाल्मीकि नगर में सोमवार को अचानक आई बारिश से 9 लोगों से भरी बोलेरो नदी में फंस गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि SSB 21 वाहिनी एवं कंपनी के जवानों ने कार्रवाई करते हुए सभी को बचा लिया। घटना वाल्मीकि के सोनहा नदी की है। बता दें कि घटना तब हुई जब महाराजगंज और निचौल से आए सैलानी वाल्मीकि आश्रम से दर्शन कर लौट रहे थे। शेखपुरा में सोमवार को बरबीघा प्रखंड अंतर्गत केवटी थाना से महज कुछ ही दूरी पर पुराने प्रतिशोध में बाइक से जा रहे पिता पुत्र को दूसरे बाइक सवार ने ओवरटेक कर बाइक रुकवाया और बाइक सवार 64 वर्षीय वृद्ध को दिन दहाड़े गोली मार दी। घटना में बुरी तरह से घायल बाइक सवार को बरबीघा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेतिया के योगापट्टी थाने में तैनात SI मनोज कुमार का एक युवक को गाली देते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में स्पष्ट सुना जा सकता है कि युवक को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। साथ ही उसे थाने से भगाया जा रहा है और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। ऑडियो वायरल होने के बाद पीड़ित युवक ने पुलिस अधीक्षक अमरकेश D को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। सदर SDPO रजनीकांत प्रियदर्शी ने बताया कि वायरल ऑडियो के बारे में जानकारी मिली है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए सभी पार्टियां अपने अपने लेवल पर तैयारियों में जुट गई है। इनका पूरा फोकस अपने संगठन को मजबूत बनाने और गठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल करने पर है। सबसे पहले बात करें एनडीए की, तो यहाँ एक बात क्लियर हो चुकी है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार भी चुनाव लड़ा जाएगा, यानी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार ही रहेंगे। वही बात करें अगर महागठबंधन की, तो पिक्चर धुंधली नजर आती है। यहाँ राजद और कांग्रेस के बीच वैसे तो सब कुछ शांत दिख रहा है, पर अंदर खाने ऐसा नहीं है। कांग्रेस यहाँ राजद से आगे न सही पर पीछे भी नहीं रहना चाहती। इसी के चलते उसने अपने बिसात बिछानी शुरू कर दी है, जिसमें पावरफुल मेहराना बन सकते हैं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार। गोपालगंज में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से ऑस्ट्रेलिया मेड हथियार और 8 मैगजीन बरामद किया गया है। मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जिले में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। अब चलिए जानते हैं देश और दुनिया की खबरों को। मौसम विज्ञान विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का केंद्र अब छत्तीसगढ़ और उससे सटे इलाकों की तरफ शिफ्ट हो गया है। इससे छत्तीसगढ़, विदर्भ, झारखंड, ओडिशा के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस समय देश में 2 चक्रवाती सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इसकी वजह से गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों और हिमाचल, हरियाणा से लेकर मुंबई और गोवा कोंकण तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। खालिस्तानियों ने संसद और लाल किला उड़ाने की धमकी दी है। केरल से राज्यसभा सांसद वी शिवदासन के मुताबिक उन्हें यह धमकी फोन कॉल पर मिली है। सांसद के मुताबिक उन्हें एक फोन कॉल आया था, जिसमें धमकी दी गई कि संसद भवन और लाल किला को बम से उड़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फोन कॉल 6 फॉर जस्टिस के नाम से किया गया था। इस बात को लेकर सांसद वी शिवदासन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को कहा कि उनके नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि महायुति के सभी घटक दल अलग अलग और स्वतंत्र रूप से स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। अजित पवार ने पिंपरी चिंचवाड़ शहर में राकंपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने भी आदेश का स्क्रीनशॉट साझा किया और कहा कि 58 साल पहले जारी एक असंवैधानिक निर्देश को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वापस ले लिया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरियाणा में 10 से 5 सीट ही मिल पाई थी। इस तरह 2019 के मुकाबले वो आधी रह गई। अब अक्टूबर में राज्य के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले किसान ने मोर्चा खोल रखा है, तो सरकार को भी दबाव में आना पड़ा है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने पहली बार संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों से बात की और उनकी मांगों को सुना। संयुक्त किसान मोर्चा के तहत कुल 40 किसान संगठन आते हैं। बीते कई महीनों से ये किसान संगठन आंदोलनरत है और शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। कर्नाटक के आईटी कंपनी के काम के घंटे बढ़ाकर 14 घंटे करने के प्रस्ताव को लेकर आईटी कर्मचारी यूनियन ने कई नाराजगी जाहिर की है। यूनियन ने कर्नाटक सरकार से इस प्रस्ताव पर ठीक से विचार करने को कहा है। यूनियन का कहना है कि यह कंपनियों की बड़ी साजिश है। कर्मियों को गुलाम बनाने की साजिश हो रही है और बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी भी जा सकती है। यूनियन ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इतने घंटे काम करके ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ सकती है। ज्योति मठ ट्रस्ट के स्वामी गोविंद आनंद सरस्वती महाराज ने स्वामी अभिमुक्तेश्वर को फर्जी बाबा करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिमुक्तेश्वर आनंद को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। गोविंद आनंद ने कहा कि अभिमुक्तेश्वर आनंद नाम का एक फर्जी बाबा है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहे हैं। अंबानी जैसे उद्योगपति अपने घर पर बुलाकर उनका स्वागत करते हैं। अभिमुक्तेश्वर फर्जी नंबर 1 है। बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि शंकराचार्य का तो छोड़िए, उनके नाम के आगे साधु संत या सन्यासी लगाना भी गलत होगा। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद को संभाल रही है। लगातार अपनी उम्र के कारण आलोचना का सामना कर रहे राष्ट्रपति जो बाइडेन इस चुनाव में अपनी दावेदारी को वापस ले लिया है। उन्होंने भारत मूल की अमेरिकी नागरिक कमला हैरिस को अपना पूर्ण समर्थन देकर राष्ट्रपति पद का दावेदार बनाने का फैसला लिया है। बाइडेन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अपने देश और पार्टी के हितों का ख्याल रखते हुए मैं इस चुनाव में अपनी दावेदारी को वापस लेता हूँ। नोएडा पदाधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 43 किसानों को 1.25 साल बाद भी मुआवजा नहीं दिया। इससे सेक्टर 145 में करीब 2250 आवंटियों को प्लॉट देने का मामला फंसा हुआ है। ये आवंटी करीब 8 साल से प्लॉट पाने का इंतजार कर रहे हैं।
झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना से जुड़े सभी लाभुकों का पहचान पत्र बनाया जाएगा। इस पहचान पत्र को स्मार्ट कार्ड नाम दिया गया है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री दीपक बड़ुआ ने अपनी सहमति दे दी है। विभाग अब प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के मुताबिक कैबिनेट की बैठक बुधवार या गुरुवार को हो सकती है। इस बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 3134 पदों पर दोबारा भर्ती निकाली है। इसमें ग्रुप 6 के 1296, ग्रुप 58 के 1075, 59 के 517 और 60 के 246 पद शामिल है। पिछले साल इन पदों के लिए मार्च में भर्ती निकाली गई थी। आवेदन करने वाले सभी युवकों को भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए एक बार फिर आवेदन करना होगा। ये भर्ती कॉमर्स व स्टेनो ग्रुप कैटेगरी में निकाली गई है। कल से www.ssc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन हो रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। मंत्रालय ने परीक्षा की पारदर्शिता की समझौता होने की जानकारी मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने 19 जून को यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। याचिका पर प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पर्तीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करने वाली है। जून 2024 के लिए भारत में टॉप 10 दोपहिया वाहनों की बिक्री के आंकड़े अब सामने आ गए हैं, जो उपभोक्ताओं की प्राथमिकता को दर्शाता है। इस ग्रुप में सबसे आगे एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर रही। सबसे खास बात यह है कि जून 2024 के टॉप 10 दोपहिया वाहनों की लिस्ट में ओला S1 भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रही, जो टॉप 10 टू व्हीलर में एकमात्र EV है। हीरो स्प्लेंडर एक ऐसी बाइक थी जिसकी बिक्री पिछले महीने 3 लाख यूनिट को पार कर गई। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबर देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं और भी ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।